हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्वेस्ट टॉप राइट। और गाइस आज का वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाला है। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जो कि ईएलएसएस में या फिर टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। और गाइस इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले 5 ऐसे मिस्टेक्स जो कि हर एक ईएलएसएस इन्वेस्टर या फिर टैक्स सेविंग इन्वेस्टर जो है वो रिपीट करता है ईयर ऑन ईयर। तो गाइस मेरा कोशिश ये है कि आज का ये वीडियो देख के आप लोग आगे से इस गलती को रिपीट ना करिए। ये जो मिस्टेक्स है इस मिस्टेक को रिपीट ना करें। तो पर्पस यही है गाइस इस वीडियो का। तो गाइस ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। और गाइस पांचों के पांचों जो मिस्टेक्स है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भी मिस्टेक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसको अगर आप मिस करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो आप पांचों के पांचों मिस्टेक्स उसको अच्छे से जानिए, समझिए और उसके बाद आप आगे से मिस्टेक को रिपीट नहीं करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल गाइस और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जितने भी आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस है आप मिस नहीं करेंगे। गाइस बता दो कि चैनल पे स्टॉक एनालिसिस, म्यूचुअल फंड रिव्यूज एंड आपके जो पर्सनल फाइनेंस है उसको मैं कवर करता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जितने भी आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस है वो चाहे म्यूचुअल फंड पे हो या फिर स्टॉक एनालिसिस पे हो या फिर हो पर्सनल फाइनेंस पे, एक भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। जैसे मैंने बताया कि आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले वो 5 मिस्टेक्स जो कि हम लोग एज ए इन्वेस्टर, अगर आप ईएलएसएस में इन्वेस्ट करते हैं फिर टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ये 5 मिस्टेक्स आप करते ही करते हैं, चाह के भी और ना चाहे भी ये गलती को आप रिपीट करते हैं। तो गाइस आज के वीडियो का पर्पस यही है आगे से आप इस मिस्टेक को रिपीट ना करें। और गाइस अगर आप ये मिस्टेक रिपीट नहीं करते हैं तो बहुत ही ज्यादा हेल्प होने वाला है आपको वेल्थ क्रिएशन में भी और टैक्स सेविंग में भी। तो वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा। तो गाइस बात करें सबसे पहला मिस्टेक का, तो पहला मिस्टेक है गाइस ट्राई टू अवॉइड लास्ट मिनट रश। गाइस इसका मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग करते क्या है कि पूरे साल सोए रहते, मतलब हमारा जो टैक्स का जो ईयर होता है अप्रैल से लेकर मार्च तक का होता है, तो पूरे साल हम लोग एकदम पैर पे पैर रख के सोए रहते हैं। लेकिन जब बात मार्च महीने की आती है तो यहाँ पे हम लोग एकदम नींद से जग जाते हैं और फटाफट देखने लगते हैं भाई टैक्स सेविंग के लिए क्या क्या करना है नहीं करना है, मतलब एकदम पागल जैसे करने लगते हैं। तो ये चीजें आपको नहीं करना है, मतलब आपको अवॉइड करना है लास्ट मिनट रश। ठीक है, अगर आप लास्ट मिनट रश अवॉइड नहीं करते हैं तो इससे नुकसान क्या क्या हो सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला नुकसान तो ये हो सकता है कि गाइस आप सीधा लमसम इन्वेस्टमेंट कर जाते हैं, क्योंकि आपका 1.5 लाख तक का लिमिट होता है सेक्शन 80C में, और आप ये चाहते हैं कि भाई ईएलएसएस में इन्वेस्ट करके 1.5 लाख का जो लिमिट है उसको हम एग्जॉस्ट कर ले और आप सारे के सारे जो 1.5 लाख रुपए हो एक ही बार में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इससे होता क्या है कि आपका जो कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट मिलता है ना, जो एसआईपी होता है जिसमें रुपी एवरेज कॉस्ट का जो बेनिफिट मिलता है उस बेनिफिट को आप लूज कर जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि गाइस आप एक ही बारी में इन्वेस्ट कर देते हो, इससे क्या होगा कि आपके पास कैश करेंस भी हो सकता है, लिक्विडिटी का भी इशू आ सकता है। तो इससे दिक्कत क्या होगा कि आपका जो रोजमर्रा का जो खर्चा होता है वह उसको मीट करने में आपको इशू या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो ये 2 बड़े लॉस है जो आपको झेलने पड़ सकते हैं अगर आप लास्ट मिनट रश को अवॉइड नहीं करते हैं तो गाइस इसीलिए बोला जाता है कि ट्राई टू अवॉइड लास्ट मिनट रश। इससे आप इन दोनों चीजों से बच सकते हैं अगर आप इसको प्रॉपर वे में प्लान करेंगे लाइक एसआईपी में। तो इससे होगा क्या कि आपका जो रुपी एवरेज कॉस्ट है उसका भी बेनिफिट मिलेगा और आपको वेल्थ क्रिएशन में भी काफी अच्छे तरीके से हेल्प मिलेगा। प्लस आपका जो वर्किंग कैपिटल होता है, मतलब आपको जो डे टू डे लाइफ में जो खर्चे करने पड़ते हैं उसको भी आप इजीली मैनेज कर पाएंगे। तो दिस इज द रीजन व्हाई ये कहते हैं कि ट्राई टू अवॉइड लास्ट मिनट रश। मतलब आपको मार्च महीने में जाके सीधा इन्वेस्ट नहीं कर देना है, आपको अप्रैल महीने से एसआईपी को प्लान करना चाहिए ईएलएसएस में। जैसे आप बाकी म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं उसी तरीके से आपको ईएलएसएस में भी इन्वेस्ट करना है। तो ये बहुत सही तरीका हो सकता है। तो गाइस ये रही बात आपका ट्राई टू अवॉइड लास्ट मिनट रश। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का, जो कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो गाइस सेकंड पॉइंट है कि इट इज नॉट नेसेसरी टू एग्जिट आफ्टर 3 ईयर। तो गाइस आपको पता होना चाहिए कि अगर आप ईएलएसएस में या फिर टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। तो गाइस ये थोड़ा सा नेगेटिव साइड है, बट गाइस इसको आप इस तरीके से ले सकते हैं, जैसे कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो उस तरीके का बात हो जाता है कि आप 3 साल तक तो कम से कम इन्वेस्ट रहेंगे तो इससे फायदा ही होगा, आपको जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट है वो मिलेगा। और गाइस अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रुपी एवरेज कॉस्ट का बेनिफिट भी मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पे मुद्दे की बात ये है कि इसका जो लॉक इन पीरियड होता है 3 साल का, आपको जरूरी नहीं कि इस 3 साल में एग्जिट कर जाना, मतलब इस 3 साल के बाद आपको एग्जिट कर जाना है। आपको ईएलएसएस को भी एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड के तरह ही लेना है, क्योंकि जिसमें सिर्फ 2 चीजें अलग होता है, एक तो लॉक इन पीरियड हो जाता है और दूसरा आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाता है टैक्स सेविंग के रूप में। बाकी चीज देखिए तो आपको सेम टू सेम जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड होता है उसी तरीके से होता है। तो गाइस इसको आपको एज अ नॉर्मल म्यूचुअल फंड ट्रीट करना है। और गाइस ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है वेल्थ क्रिएशन में अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं तो, क्योंकि बाकी जो म्यूचुअल फंड है उसी तरीके से ये काम करता है। तो इसीलिए गाइस आपको 3 साल में जरूरी नहीं कि एग्जिट कर ही जाना चाहिए, क्योंकि जनरली लोगों के मन में क्या होता है कि भाई चलो इसका लॉक इन पीरियड खत्म हो गया, चलो अब इसको एग्जिट कर जाते हैं। इसकी वजह से आप एक चीज लूज कर जाते हैं, वो है वेल्थ क्रिएशन थ्रू एसआईपी। तो एसआईपी के थ्रू अगर आप इन्वेस्ट करते हैं एलएसएस में तो आपको जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड में जैसे वेल्थ क्रिएशन होता है उसी तरीके से यहाँ भी वेल्थ क्रिएशन हो सकता है।
प्लस आपको टैक्स सेविंग भी हो जाता है गाइस। तो जनरली अगर मैं देखूं तो 1.5 लाख तक पे तो 30%, अगर मैं मान के चलूं हायर लिमिट में, अगर आप हायर स्लैब में आते हैं 30% का टैक्स देना पड़ता है, तो 1.5 लाख पे आपको 30% का टैक्स तो बच जाएगा। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखना है और आपको कोशिश ये करना है कि जो लॉक इन पीरियड है उसके बाद आपको एग्जिट नहीं करना चाहिए इसमें, और इसको एज इट इज कंटिन्यू रखना चाहिए आने वाले समय में भी, ताकि इससे होगा क्या कि आपको हर एक साल तो टैक्स बचेगा ही बचेगा, आपका वेल्थ क्रिएशन भी अच्छे तरीके से हो पाएगा। तो गाइस ये रही बात आपका सेकंड पॉइंट का, जिसमें बोलते हैं इट इज नॉट नेसेसरी टू एग्जिट आफ्टर 3 ईयर ऑफ लॉक इन पीरियड। अब बात करते हैं गाइस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट का, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि ट्राई टू अवॉइड इन्वेस्टिंग इन टू मेनी ईएलएसएस फंड। गाइस जनरली होता क्या है, मैंने भी किया है और आप में से भी बहुत लोगों ने ऐसा किया होगा। ईएलएसएस में हम लोग करते क्या है कि बहुत सारे फंड्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। गाइस इससे दिक्कत क्या होती है, ट्रैकिंग की दिक्कत होती है, क्योंकि एक ईएलएसएस जो है एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड है जैसे मैंने बताया आप, और इसमें भी जैसे हम लोग नॉर्मल म्यूचुअल फंड को जो ट्रैक करते हैं उसी तरीके से आपको ट्रैक करना चाहिए, ताकि आप अच्छे तरीके से देख पाए कि भाई इसका परफॉर्मेंस कैसा है, रिस्क कैसा हो रहा है, मतलब है ना, एक तरीके से आपको हर एक 6 महीने 1 साल में रिव्यू करना चाहिए। तो अगर आपने बहुत ही ज्यादा ईएलएसएस फंड ले रखा है तो उस केस में होगा क्या कि आपको परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में इशू आ सकता है, जो कि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो गाइस इसीलिए ये कहा जाता है कि आपको बहुत ही ज्यादा ईएलएसएस फंड को नहीं बाय करना है, आपको 2 से 3 फंड है उसमें बाय करना है और उसी को प्रॉपर तरीके से ट्रैक करना है। और गाइस एक चीज और, आपको सेम तरीके के फंड नहीं बाय करना है ईएलएसएस में भी, क्योंकि होता क्या है कि सारे इक्विटी फंड होते हैं, तो वहां पे आपको बहुत ही सावधानी से देखना है कि ओवरलैपिंग का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो कितना आता है। क्योंकि गाइस जनरली आप देखेंगे कि जो बहुत सारे फंड्स है बहुत ज्यादा ओवरलैप कर जाता है। उस केस में गाइस आपको ये भी ध्यान रखना है जब आप सिलेक्ट करेंगे ईएलएसएस फंड को, तो ओवरलैपिंग अच्छे तरीके से आप देखें, और जिसमें ज्यादा ओवरलैपिंग है उसको आप सिलेक्ट नहीं करें। जो डिफरेंट फंड है, जो थोड़ा यूनिक है ईएलएसएस, उसको आपको सिलेक्ट करना है और उसमें ही इन्वेस्ट करना है। तो इसलिए गाइस कहा जाता है कि ट्राई टू अवॉइड टू मेनी ऑफ ईएलएसएस फंड। इससे होगा क्या गाइस कि आप बड़े इजी तरीके से ट्रैक कर पाएंगे सारे ईएलएसएस फंड की जो परफॉर्मेंस वगैरह होता है उसको। तो गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को अगर आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो गाइस आपको ज्यादा लॉस होने का भी चांस हो सकता है और आपको जो वेल्थ क्रिएशन है उसमें बेसिकली आपको इश्यू आ सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है गाइस कि ऑलवेज इन्वेस्ट इन ईएलएसएस थ्रू एसआईपी मोड। आपको लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको हमेशा ये कोशिश करना है कि आप एसआईपी के थ्रू ही इन्वेस्ट करें। तो इससे बेनिफिट क्या होगा गाइस कि बाकी जो म्यूचुअल फंड होता है, जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड है, उसमें जो बेनिफिट होता है वो बेनिफिट यहाँ पे भी आपको कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखेगा। कि एवरेजिंग का जो बेनिफिट है जो तो होता ही होता है, इसके साथ साथ आपके अंदर एक डिसिप्लिन आ जाता है कि आपको रेगुलरली इन्वेस्ट करना है। तो ये डिसिप्लिन जो है बहुत ही ज्यादा काम करता है आपके लिए और बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है आने वाले फ्यूचर में। तो गाइस आपको हमेशा कोशिश यही करना है कि अगर आप ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप एसआईपी के थ्रू ही इन्वेस्ट करें, लमसम को अवॉइड करने की कोशिश करें। हाँ, अगर कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है उस केस में आपको लमसम करना पड़े तो फिर कर सकते हैं, बट गाइस हमेशा जो प्रेफरेंस आपको देना है वो देना है सिर्फ एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट को ही। तो गाइस इसीलिए बोला जाता है कि ऑलवेज इन्वेस्ट इन ईएलएसएस फंड थ्रू एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो गाइस ये तो बात रही फोर्थ पॉइंट। अब बात करते हैं गाइस फिफ्थ मिस्टेक का। गाइस ये मिस्टेक ऐसा है जो कि हम सभी ने किया है और हम लोग करते ही रहते हैं, हम रिपीट करते हैं इस मिस्टेक को। और ये मिस्टेक क्या है गाइस, वो है कि ऑलवेज इन्वेस्ट एज पर योर रिस्क एपेटाइट। गाइस यहाँ पे लोग हमेशा क्या ध्यान में देता है कि भाई मुझे तो सिर्फ टैक्स सेविंग करना है, किसी भी ईएलएसएस में इन्वेस्ट कर दे, टैक्स सेविंग कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको अपने रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखते हुए फंड को सिलेक्ट करना है। क्योंकि ईएलएसएस में भी आप देखेंगे कुछ रिस्की फंड्स होते हैं, कुछ मॉडरेट रिस्क वाले होते हैं, कुछ हाई रिस्की वाले होते हैं, कोई लो रिस्क वाले ईएलएसएस फंड होते हैं। तो आपका जो रिस्क एपेटाइट है उसके अकॉर्डिंग ही आपको चूज करना चाहिए ईएलएसएस फंड एंड देन इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप इस तरीके से नहीं चलेंगे तो आपका फाइनेंशियल प्लानिंग है वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो आपको ये गलती बिल्कुल ही नहीं करना है गाइस, आपको अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्ट करना है ईएलएसएस फंड में। तो गाइस ये रही बात आपका फिफ्थ मिस्टेक का, जो कि हम लोग जनरली करते ही हैं। तो गाइस मैं आशा करता हूं कि जो पांचों के पांचों मिस्टेक्स जो मैंने यहाँ पे बताया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी पॉइंट में आपको अगर दिक्कत है, कोई इश्यू है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके जो भी कंफ्यूजन है उसको मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें गाइस, और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप द नोटिफिकेशन बेल ऑन गाइस, सो दैट आप एक भी वीडियो मिस नहीं करने वाले हैं आने वाले दिन में। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।